हेलो 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 हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे है सभी? कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? हाँ भाई, क्या दोनों बैचेस में क्लासेस चल रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना बैच का नाम लिख देंगे। आरंभ 2 एक बार चेक करना। कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट पे एक बार देखो। एक बार कमेंट देखो। नहीं, यहां नहीं आएंगे, उधर ही चेक करना पड़ेगा। अरे चलिए, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है सभी के? तो आज करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम गति के नियम के लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। प्लीज थोड़ी देर के लिए क्लास रोक दो। हाँ, रोक देंगे हम, चिंता ना करो, है ना। अभी हमारे पास है 10-15 मिनट। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम पिछली क्लास के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कार्य अलग अलग जगहों के लिए देखा था, तो कार्य के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, तो वो वाली ही चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्य से जुड़ी और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और साथ ही साथ आज शुरुआत करेंगे हम गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा पे चर्चा करेंगे, फिर कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय पर भी आज ही चर्चा करेंगे। मतलब इस पे इंपॉर्टेंट से जो थ्योरेटिकल पॉइंट से जो बेसिक सी बातें हमें समझनी है वो आज की क्लास में समझ लेंगे और इसके बाद में उस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, है ना। एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए, ओके। हाँ भाई, अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ सही है। चल, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उस पर आधारित कुछ सवाल भी करने हैं और उसके अलावा उसके आगे भी कुछ चर्चा करनी है। तो पिछली क्लास में जाते जाते, है ना, वैसे हमने पिछली क्लास में कोई रिवीजन वाली बात नहीं, पिछली क्लास में हमने बस कार्य के ऊपर ही चर्चा करी थी। तो कार्य के ऊपर चर्चा करी, तो कार्य के ऊपर क्या चर्चा करी थी हमने? कार्य जो था वो था हमारा इंटीग्रेशन एफ डीएक्स। अगर हम परिवर्तीय देख रहे या एफ एक्स लिख सकते या एफ एस सदिश रूप में हमने लिखा था इसे, है ना। तो यहां से हम कार्य लिख सकते हैं या एक्स दिशा में होगा। ओके, इसके अलावा हमने इसमें केवल क्वेश्चन ही करे थे और इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में। एक और छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर एफ और एक्स का ग्राफ हो तो उसका क्षेत्रफल हमें कार्य देगा, उसका क्षेत्रफल हमें क्या देगा? कार्य देगा। चलो, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चाएं करते हैं, है ना। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चाओं में हमारे पास कुछ सवाल थे और इसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि हमारे पास एक चेन वाला सवाल होता है सर, है ना। हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला सा बना लिया था कि हमारे पास यदि x लंबाई की चेन नीचे लटक रही है तो इस चेन को ऊपर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा।
इस चेन को ऊपर खींचने में हमें कितना कार्य करना होगा। हाँ बेटा, हम 6:05 पर चंद्रयान लैंड होगा, चिंता ना करो, हम 6 बजे देख लेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास 5-10 मिनट, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चन थे हमारे वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहां पर x की वैल्यू कितनी है यह हमें क्वेश्चन में देगा, ऑब्वियसली बात है। और इसमें कार्य कितना था, कार्य हमने सीखा था सर कि इसको अगर ऊपर उठाना है तो इसमें कार्य करना पड़ेगा इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान है लैम्बडा इंटू एक्स। कार्य कितना पड़ेगा, mgh कार्य करना पड़ता है इसे उठाने के लिए। वैसे तो इंटीग्रेशन से होगा, लेकिन हमने इसका एक एसपी स्टार बना लेता, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेता, क्या कि इसका द्रव्यमान कितना, तो इसका द्रव्यमान होगा लैम्बडा इंटू एक्स इंटू जी, और यह कितने, इसका सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र x/2 पर है। तो यह हमने फॉर्मूला बनाया था लैम्बडा जी x²/2। यह मैंने आपको बोला था कि इसका कार्य जो है समानुपाती होता है x² के। किसके समानुपाती होता है, x² के समानुपाती होगा। इस पे हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नहीं करे थे, जो अब हमें करना ही है ना। तो इस पर एक सवाल से करूंगा मैं क्लास की शुरुआत। सेम सवाल अगर आप चाहो तो लैंग्वेज लिख लो, बाकी कल की ही क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका ही एग्जैक्ट सेम सवाल, बस वैल्यू वाला सवाल है। यहां पे हमें बोला है कि L/3 लंबाई की चेन अगर नीचे लटक रही है तो इस L/3 लंबाई की चेन को ऊपर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऊपर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ऊपर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो या तो आप x की वैल्यू सीधे सीधे इस फॉर्मूले में L/3 रख लो, या आप है ना, चिंता ना करो, मैं भी देख रहा हूं, चंद्रयान जैसे ही लैंड होगा तो आपको बता देंगे हम। हाँ भाई, इसरो के चैनल पे ना, इसरो का जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर 5.5 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे हैं अभी। और इसी के अलावा है ना बहुत सारे लोग न्यूज चैनल पे देख रहे हैं। मतलब ये करीब करीब भारत देश में ना, ये बात बहुत गर्व की बात है और बहुत बढ़िया बात है यार कि क्रिकेट मैच के अलावा भी है ना, क्रिकेट मैच के अलावा भी, अच्छा सॉरी मैंने 5 नहीं 50 लाख, सॉरी 50 लाख से ज्यादा लोग वॉचिंग पे है। और ये बात सिद्ध करता है कि क्रिकेट मैच के अलावा भी भारत देश में है ना लोग हैं और उनके अंदर साइंस को लेकर या एक चंद्रयान को लेकर, एक बड़े मिशन को लेकर उतना ही उत्सुकता रहती है जितनी एक क्रिकेट के मैच को रहती है ना। तो भले ही एक क्रिकेट के मैच को लाखों लोग देख रहे हो, लेकिन आज भी है ना 6 मिलियन है, बिल्कुल 6 मिलियन 60 लाख हो गए। और ये 60 लाख तो आपको इस पे दिख रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे न्यूज चैनल है जो इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उनमें मिला दिया जाए तो ये चीज जो है वो कम से कम 80-90 लाख लोग इस समय देख रहे हैं अभी इस चीज को। चलिए, तो अभी तो हम इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, मैं इस स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता बेटा, क्योंकि बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो आगे भी लोग देखते रहेंगे। तो पता चला कि आज से जो 3 महीने बाद 6 महीने बाद बच्चा दिख रहा है वो बोलेगा सर ये बीच लेक्चर में चंद्रयान दिखा रहे हो आप। हाँ भाई, तो क्या आंसर आएगा इसमें, हम चाहे तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। कार्य इसे ऊपर खींचने में कार्य जो हो जाएगा वो होगा लैम्बडा होता है वैसे m/l, m या वैसे पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार में, लैम्बडा इंटू x g इंटू x²/2। तो ये होगा m/l इंटू जी इंटू L/3 का स्क्वायर/2। तो कितना होगा ये होगा m/l इंटू जी इंटू L²। अच्छा 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, हो जाएगा mgl/18। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपको मान के चलो कल को ये फॉर्मूला ध्यान देता, आप बोलते नहीं सर मेरे को फॉर्मूला ध्यान देता, आई डोंट लाइक फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे हम? क्या हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे? जो लॉजिक इस फॉर्मूले को बनाने में लगाया उससे भी सवाल हो सकता था। देखो मैं बस इक्वेशन बनाकर बताऊंगा, आपको करना वही है। क्या देखिए, कितना अगर
मैंने बोला एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो, तो ये जो चेन नीचे लटक रही है इसका द्रव्यमान m/3 होगा। m/3 इंटू जी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा सर L/3 के आधे पर। ऐसे भी कर सकते थे। देखो क्या किया मैंने यहां पर, क्या किया मैंने, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पर W कार्य जो होगा वो m/3, क्यों? क्योंकि नीचे का द्रव्यमान है, तो नीचे का द्रव्यमान m/3 इंटू जी इंटू L/3 के आधे पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसे ऊपर रखना होगा। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते, ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमने पढ़ ली है। अच्छा, इसी पर आधारित एक और सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पढ़ो और जल्दी से सवाल का जवाब दो। जल्दी से सवाल पढ़कर जवाब देना है, एग्जैक्टली जैसा हमने किया उसी पर आधारित सवाल। पानी से भरी एक बाल्टी का द्रव्यमान 15 किलो है। इसे 15 मीटर गहरे कुएं से ऊपर खींचा जाता है। बाल्टी में एक सुराख होने के कारण उसमें से 6 किलो पानी निकल जाता है। बाल्टी को ऊपर खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? सर ये सवाल उससे तो मिलता जुलता नहीं है। है। क्या होगा जवाब? 3 किलोमीटर रह गया है। चलो बहुत बढ़िया, ये सवाल का जवाब बताओगे जल्दी से। 2 किलोमीटर रह गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई करो जल्दी से सवाल, जल्दी से सवाल करो। क्या होगा, क्या होगा जवाब? क्या होगा जवाब? तो देखो इसमें हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें एक 15 किलो की बाल्टी जो है वो ऊपर लेकर आनी है। तो 15 किलो की बाल्टी अगर हम ऊपर खींचते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता? सर 15 किलो की बाल्टी के लिए कार्य करना पड़ेगा mgh। तो ये हो जाएगा 15 किलो की बाल्टी है, g की वैल्यू 10 होती है इंटू 15। तो ये अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर करेंगे 2250 जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें से बोला है कि 6 किलो पानी गिर गया है, 6 किलो पानी गिर गया है। तो अगर 6 किलो पानी गिर गया है, 6 किलो पानी गिर गया है तो क्या होगा? 6 किलो पानी गिर गया है तो क्या होगा? तो 6 किलो अगर पानी गिर गया है तो मतलब इसमें उस 6 किलो, 15 किलो टोटल उठाना था लेकिन 6 किलो अब कम उठाना होगा। 6 किलो अब कम उठाना होगा, तो उसमें से हमको 6 किलो का कार्य माइनस करना होगा। 6 किलो का कार्य माइनस करना होगा। हाँ, अब हमारे पास केवल 3 मिनट और बचे हैं। 6 किलो का कार्य माइनस करना होगा, तो 6 किलो का कार्य कितना आएगा? तो सर 6 किलो का कार्य जो होगा, यह 15 किलो को खींचने का काम था, 15 किलो को ऊपर लाने का, लेकिन 6 किलो का कार्य हो जाएगा सर फिर से mgh होगा। तो यह हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 6 किलो को ऊपर खींचना है और 15 मीटर खींचना है, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यह आ जाएगा 900 जूल। कितना आ जाएगा ये? 900 जूल। 900 जूल। क्या ये सही है? 1 किलोमीटर ही बचा है अब तो सर, 1 किलोमीटर ही बचा है अब तो। क्या आएगा? 900 जूल आएगा। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 3 मिनट बचे। ओके, 6 किलो पानी गिर गया, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? टोटल आंसर कितना आ जाएगा? सर टोटल आंसर आएगा 3550, जो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं है। लैंड हो रहा है? लैंड हो रहा है? चलो 2 मिनट हम भी देख लेते हैं।
7.3 मिलियन। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सभी को? चलो चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो सभी को। हाँ, सभी लोग क्लैपिंग कर रहे और लैंड हो चुका है ना। तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है ना, और ये इतिहास रच दिया गया है। मतलब कि अब इस दुनिया में हमारे अलावा ये और कोई नहीं कर पाया है, और कोई नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, और बिल्कुल सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे भारत देश को गर्व होना चाहिए, पूरे भारत देश को कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई, तो पूरे विश्व में तुम्हें पता है इससे क्या होगा? तुम लोगों को पता है ये लैंड हो गया तो इससे क्या होगा अब, है ना? तुम लोग अभी थोड़े छोटे हो, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है हाँ सर चंद्रयान लैंड हो गया, तो इससे होगा क्या? होगा क्या इससे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोले अब ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, पूरे दुनिया में परचम लहराया और इतिहास रच दिया, और इतिहास को देखने के लिए हम लोग साथ में थे, है ना? तुम सब ने, सभी चीतों ने एसपी सर के साथ इतिहास रचते हुए देखा है आज। तो क्लास का टाइमिंग भी खतरनाक, चंद्रयान का टाइमिंग भी खतरनाक, और सेम टाइम पर चंद्रयान और क्लास 80 लाख से ज्यादा लोग इस चीज को लाइव देखते हुए। गर्व है अब हमें खुद पर, एक बार फिर से गर्व तो पहले भी था, है ना? एक बार फिर से गर्व है ना। तुम बताओ इससे होता क्या है? हाँ, 10 साल बाद भी अगर ये बच्चा वीडियो देखेगा तो उससे भी पता चलेगा कि उस दिन हमारी क्लास चल रही थी और क्लास के बीच में चंद्रयान लैंड हुआ था। इससे मालूम है क्या होता है? यह चीज आज तक कोई नहीं कर पाया। तो आज तक कोई नहीं कर पाया मतलब हमने सबसे पहले कर दिया, मतलब इस दुनिया में अब लोगों को समझ में आ गया है कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना है, और जो ये बोलेंगे वो हो जाएगा। अब इस दुनिया में स्पेस में बहुत ही कम ऐसे देश है जो एक मतलब जिनके पास खुद का स्पेस स्टेशन है वगैरह, सब कुछ करना है या खुद सैटेलाइट वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन जरूरत तो सभी को होती है सैटेलाइट की। तो अब दूसरे देश वाले हमारे पास आएंगे, है ना? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा होता था कि भारत को दूसरे देशों के पास जाना पड़ता था, भाई हमारी मदद कर दो, हमारी इसमें मदद कर दो, हमारी उसमें मदद कर दो। आज वो दिन आ गया है जब दुनिया हमारे साथ सामने झुकी है और झुकेगी हमेशा आगे, और दुनिया देखेगी कि हमने क्या कर दिया और अब हम और क्या कर सकते हैं। सर चंदा मामा के पास चले गए हम। अरे सर आप कहाँ लगे हो, ये देखो। इधर भी चंदा मामा के पास। हाँ, वो तो आप आए थे तो हमने स्लाइड्स लगा दी थी। कामेश सर आके बता रहे थे कि सर आपने चंद्रयान की लैंडिंग मिस कर दी। हमने बोला हम फिजिक्स का फैकल्टी, हम कैसे मिस कर सकते। तो भाई सीधी बात है, एक बार की मेहनत है ना, और एक बार अगर आपने कुछ ऐसा कर दिखाया, मतलब इसमें चंद्रयान के अलावा तुम्हें खुद पर भी ये बात लेनी चाहिए यार। एक बार अगर मैंने नीट की एग्जाम निकाल दी, या एक बार मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया,
जो आज तक कोई नहीं कर पाया, या मेरे आसपास आज तक जो नहीं कर पाया। मतलब तुम्हारी भी एक दुनिया है, खुद की भी एक दुनिया है, जैसे तुम्हारे घर के आसपास के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तो ये तुम्हारी दुनिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर इन सब में तुम पहले बनते हो, जो नीट की एग्जाम क्वालिफाई करता है, जो एम्स जाता है, या जो एमबीबीएस की सीट पक्की करता है, तो तुम्हारा लोहा ये दुनिया मानेगी। और एक बार नहीं, हमेशा हमेशा, युगों युगों तक अब ये बात याद रखी जाएगी, युगों युगों तक ये बात याद रखी जाएगी। और इस बात को लेकर, जैसे आज तुम चंद्रयान को लेकर प्राउड हो रहे हो, है ना, चंद्रयान पूरे इंडिया का मिशन था, तो पूरा इंडिया आज प्राउड है। तो वैसे ही आने वाले समय में अगर तुम नीट की एग्जाम निकालते हो और तुम एक बहुत बढ़िया रैंक हासिल करते हो, तुम एक बहुत बढ़िया सीट अपनी पक्की करते हो, तो यही खुशी, यही उल्लास का माहौल और यही उत्सव का माहौल तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारे परिवार में रहेगा और तुम्हारी अपनी दुनिया में रहेगा। ठीक है, तो अब है तुम लोगों की बारी। कितने चीते हैं तैयार? साइकिल से चांद तक का सफर और नीट से डॉक्टर बनने तक का सफर अब आपको तय करना है। हाँ, फटाके छूट रहे हैं, बिल्कुल फटाके छूटेंगे, पार्टी होगी। अब तैयार है सभी? चंद्रयान क्या करेगा बेटा? चंद्रयान, अब देखो चक्कर ये है ना कि आज तक कोई साउथ पोल पर जाकर ये नहीं पता कर पाया कि वहां पर है क्या चांद की। तो अभी तक लोग ऊपर से ही देख रहे थे, जैसे और भी सैटेलाइट्स जो थी, हमारा चंद्रयान का भी एक और चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 अभी जब गया तो उसमें एक सैटेलाइट भी भेजी जो चंद्रमा के आसपास घूम रही है। लेकिन वहां चंद्रमा की सतह पर जाकर क्या है वो कोई पता नहीं कर पाया। तो अब हमने भेज दिया यहां से रॉकेट और वो हो चुका है लैंड वहां पे सीधे सीधे। तो अगर वो लैंड हो चुका है तो उसमें से एक रोवर, है ना, एक रोवर निकलेगा। मतलब एक कुछ मान के चलो एक आधे कमरे बराबर एक गाड़ी बनाई है अलग से जो उसके अंदर बैठी हुई है। तो वो गाड़ी जो है वो निकलेगी और निकलकर वहां से मिट्टी निकालेगी उसके अंदर से, उन सब की टेस्टिंग करेगी। वो सब कुछ सिस्टम उसके अंदर करके भेजा हुआ है, वो ऑटोमेटिक है सब कुछ। तो वो उसके अंदर से चंद्रमा की सतह से मिट्टी निकालेगी और उसमें जांच करेगी कि क्या क्या है आखिरकार वहां पर, और हम बताएंगे दुनिया वालों को, है ना। शून्य भी हमने ही बताया था दुनिया को, और अनंत क्या है वो भी हमने ही बताया है इस दुनिया को। तो उसके बीच में क्या है वो भी हम ही बताएंगे इस दुनिया को। चलिए, नहीं, नील आर्मस्ट्रांग गया था बेटा, लेकिन वो अगर ये चंद्रमा है तो गोल चंद्रमा है, तो वो लोग तो यहां कहीं बीच में जाना बहुत आसान है, लेकिन यहां पर लैंड करना बहुत मुश्किल था, है ना, असंभव था। आज तक तो असंभव था, लेकिन वो आज संभव हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही संभव हुआ है। ठीक है, सब फिजिक्स है मेरे प्यारे। देखो यहां पर सब कुछ फिजिक्स का जादू है। हाँ भाई, तो कितने बच्चे तैयार है अब? कितने बच्चे तैयार है अब कि हाँ सर, चंद्रयान 3 अपने मुकाम पर पहुंचा है, उसी प्रकार से हमें भी एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। कहां? नीट की एग्जाम के थ्रू एक एमबीबीएस की सीट पर, है ना। वी कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट, और हमें करके ही दिखाना है, चाहे जो हो जाए, है ना। यही फिर से एक और बार पटाखे फूटने चाहिए, और इस बार पटाखे केवल हमारे घर में फूटेंगे। कब? जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, और 5 मई को जिस दिन हम नीट का पेपर देकर आएंगे। चलिए, हाँ, एसपी सर का हर एक चीता, एसपी सर की पूरी आर्मी तैयार है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को खत्म करते हैं। चलिए, तो हाँ भाई, एक और बार सवाल देख लो। अब यहां पर बैक टू द क्लास। मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, चलो हम बाद में सुनेंगे। और रसिया वाले सोच रहे होंगे, जहां तो हम भी रहे थे पहुंच नहीं पाए, हम ज्यादा जल्दी में चले गए। अच्छा, 7 मई को एग्जाम है? नहीं, इस बार 5 मई को एग्जाम होगा ना, पहले संडे के दिन एग्जाम होता है।
देखो अब ये आपको इससे इस बात से भी एक सीख लेनी चाहिए कि चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जल्द से जल्द चंद्रयान 3 भेजा और इस बार लैंड करके दिखाया। चलिए, तो ये सवाल पर हम वापस आते। तो पानी से भरी एक बाल्टी का द्रव्यमान 15 किलो है। इसे 15 मीटर गहरे कुएं से ऊपर खींचा जाता है। बाल्टी में एक सुराख है, उसके कारण 6 किलो पानी निकल जाता है। तो बाल्टी को ऊपर खींचने में कितना कार्य करना होगा? ठीक है, तो ये अब हमने सवाल करा। इस सवाल में सबसे पहले हमने क्या करा? इस सवाल में हमने सबसे पहले ये देखा कि सर 15 किलो को ऊपर खींचने में कार्य कितना करना पड़ता। हमें पता चला 2250 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अब चक्कर ये है कि 6 किलो के पानी को, अगर 6 किलो का पानी रिस गया, उसमें से रिस गया, तो कितना काम करना पड़ता? तो सर हम सीधे कर सकते थे 15 माइनस 6, लेकिन यह जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बाल्टी में छेद है, सुराख है, तो उसमें से 6 किलो पानी, जो 15 किलो में से आधा पानी के करीब, आधे पानी के करीब, मतलब 6 किलो के करीब पानी जो गिर गया, वो 6 किलो जो है वो पूरा एक साथ गिरेगा, या जैसे जैसे हम बाल्टी ऊपर खींचते रहेंगे तो धीरे 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 6 किलो पानी उसमें से कम हो जाएगा। क्या होगा? क्या एक साथ गिरेगा या धीरे 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 कर गिरता रहेगा? क्या होगा? तो सर अगर हम देखें तो पानी एक सुराख से धीमे धीमे करके गिरेगा, मतलब एक समान रूप से पानी गिरता जाएगा। तो जब भी एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होगा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ये एक बाल्टी है, और इस बाल्टी में से अगर हम ये रस्सी लगाए, और रस्सी से हम ये रस्सी को अगर हम ऊपर की तरफ खींच रहे, तो इसमें जो पानी गिर रहा है यहां से, वो एक समान रूप से पूरी लंबाई में वितरित होगा, इस h लंबाई में। तो एक्चुअल में हमें फिर से जो हमने पीछे किया था, ये जो रस्सी वाला सवाल था, वही वाला सवाल ये रस्सी वाले सवाल जैसा ही है। इसमें बस कार्य जो होगा, उसमें द्रव्यमान तो 6 किलो गिरा, लेकिन हाइट h बटा 2 लेंगे, या यहां पर इसमें बटा 2 कर देंगे। क्यों कर दिया बटे में 2? क्योंकि यहां पर सर एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो h बटा 2 पर आएगा। तो जब भी हमारे पास एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है, तो उसमें हम आधा कर देते हैं। ठीक है मिनी बेटा, मैं तो आपको पहली बार तो क्लास में देख रहा हूं, क्या बोल रही है बिटिया? सर वहां एलियन होंगे तो क्या वो भी पता चल जाएगा क्या? हाँ बेटा, सब कुछ पता चल जाएगा, अभी चिंता ना करो, क्लास खत्म करो, तुरंत एक एलियन की फोटो मंगवा के आपके घर पे भेज रहे हैं, है ना? और जानना चाहते हो एलियन की फोटो कहां मिलेगी आपको? अपने घर में। जानना चाहते हो उस एलियन की फोटो कहां मिलेगी आपको? अपने घर में। आपके घर में ही लगी है। अपने घर में आईना देखना, कांच देखना, उसके सामने एक एलियन की फोटो लगी हुई है। आप बोलो तो अभी अपलोड करवा देते आपके घर तक। देखो, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 450 जूल जो कार्य है वह नहीं करना होगा। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सर 2250 माइनस 450। तो कार्य नेट जो होगा वो हो जाएगा 2250 माइनस 450। इसको हम माइनस करेंगे तो 1800 जूल कार्य बचेगा। यही मेरा आंसर है। क्या यह जोरदार जबरदस्त सवाल सभी को समझ में आया? क्या यह जोरदार जबरदस्त सवाल सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हम। एक और लास्ट बात बची है हमारे पास, है ना? उसके बाद में हम ऊर्जा पढ़ना शुरू करेंगे। एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे। जैसे कल हमने गुरुत्वीय बल का कार्य देखा था, वैसे ही अब हम देखने वाले हैं आज, देखने वाले हैं, है ना? हम यहां पर आज अब देखेंगे स्प्रिंग बल द्वारा कार्य, स्प्रिंग बल का कार्य। ठीक है, वैसे यह सब कुछ हम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, उसमें भी ये वाली बातें रिपीट होगी, लेकिन एक बार स्प्रिंग बल का क्या कार्य होता है, क्या फॉर्मूला बनता है उसका, वो भी हम देख लेते हैं, है ना? तो क्या होगा यहां पर? हाँ, फॉर्मूले से भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यश कुमार बेटा, आप इधर उधर के फालतू के डिस्कशनों पे ध्यान ना देते हुए क्लास में ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे h/2 क्यों किया था। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है सवाल और क्या है कंसेप्ट। तो स्प्रिंग बल का कार्य हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को खींचा अगर हमने तो यह x लंबाई बढ़ जाएगा, तो इसमें स्प्रिंग जो बल लगाएगा वो बराबर होगा kx के, स्प्रिंग का बल माइनस kx के बराबर होगा, माइनस kx के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है सर, कार्य जो होता है वह होता है एफ डी एक्स। अब ये वाला सूत्र क्यों लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बल जो है वो नियत नहीं होता है स्प्रिंग बल जो है वह अनियत बल होता है। क्यों, क्योंकि वह एक्स के साथ परिवर्तित होता है। स्प्रिंग बल क्या होता है, एक्स के साथ परिवर्तित होता है। तो एक्स के साथ परिवर्तित हो रहा है तो यहां पर यह हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। तो माइनस के तो बाहर रख दो और यहां पर यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बटे में 2, के इंटू एक्स स्क्वायर बटे में 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में 2 होगा। यह कार्य होगा स्प्रिंग बल द्वारा। स्प्रिंग बल द्वारा कार्य जो हुआ है ना, वह स्प्रिंग बल का कार्य कितना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। या मैं मेरा कार्य देखता देखो स्प्रिंग बल क्या है, क्या स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव आना चाहिए था, बिल्कुल स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव आना चाहिए था, स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव, क्योंकि जब भी हम एक स्प्रिंग को खींच रहे तो जिस दिशा में हम खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग बल लगता है। मैंने खींचा इस दिशा में तो स्प्रिंग बल अंदर लगेगा, तो इसलिए स्प्रिंग बल का कार्य नेगेटिव होएगा। लेकिन अगर मैं बाह्य बल का कार्य देखूंगा एफ एक्सटर्नल, बाह्य बल का कार्य स्प्रिंग के केस में, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पॉजिटिव क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं जिस दिशा में खींचता हूं उसी दिशा में विस्थापन होता है, तो यह पॉजिटिव होगा, यह नेगेटिव होगा। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ वगैरह भी पूछ सकते हैं, है ना, और इसमें कार्य पर सवाल भी ऐसे आसान से आ सकते हैं कि आपको विस्थापन दे देंगे, कार्य पूछ लेंगे। वो वाले जो सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो सवाल जो है मैं आपको अभी स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर करवाना चाहता हूं। क्यों स्थितिज ऊर्जा में करवाना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड बुक्स में सवाल अवेलेबल है या मैं आपको होमवर्क में भी सवाल डालूंगा तो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत ही रहेंगे। तो मैं आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा के अंदर ही हम ये सारी चीजें कहने वाले हैं और करने भी वाले हैं। तो यहां पर कार्य क्या होगा, कार्य हमारे पास आ चुका है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कार्य और अगर एक्स के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, तो सर यह होगा कार्य बराबर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। हमारा बाह्य बल का कार्य देखा तो कार्य और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ रहने वाला है। तो ग्राफ भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पैराबोला क्यों बना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है और एक्स से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। क्लियर है कहानी। होमवर्क बहुत लेट आता है, ठीक है गीता बेटा, होमवर्क का मैं एक बार बोल देता हूं, वैसे होमवर्क आपको रात को ही मिल जाना चाहिए। चलिए, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वह सारे क्वेश्चन हम कार्य स्थितिज ऊर्जा में करेंगे, वो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी सेम ही होगा। इसी प्रकार से हमने जो पढ़ा उसमें एक और लास्ट टाइप का सवाल बचता है, जो होता है ग्राफ पर आधारित सवाल। एफ और एक्स के बीच में ग्राफ पर आधारित सवाल करने हैं हमें कुछ, ये वाले सवाल करने हैं हमें कुछ। तो ये ग्राफ पर आधारित सवाल क्या होते हैं, 2 सवाल हम पढ़ेंगे, इससे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम गतिज ऊर्जा पर जाएंगे। क्योंकि देखो अभी यहां पर मैं बहुत सारे सवाल आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आगे बढ़ूंगा। ऊर्जा जो है वो कार्य जैसी ही है, ऊर्जा जो है वो कार्य जैसी ही है, तो सवाल फिर से रिपीट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट का फॉर्म बेटा भी बहुत दूर है, चिंता ना करो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अभी एक सवाल समझते हैं हमें क्वेश्चन में। पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, ज्यादा आसान सवाल है, फिर दूसरा वाला भी करेंगे। हमें बल और स्थिति के मध्य ग्राफ दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि वस्तु का x बराबर 1 सेंटीमीटर से x बराबर 5 सेंटीमीटर
विस्थापन करने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर हमारे पास जब भी fx ग्राफ हो, हमारे पास जब भी fx ग्राफ हो तो fx ग्राफ होगा, तो fx ग्राफ से हमें कार्य कैसे मिलेगा। fx ग्राफ से कार्य मिलेगा इंटीग्रेशन f dx से, या क्षेत्रफल से या एरिया से, क्षेत्रफल या एरिया से ग्राफ मिलेगा, ग्राफ का एरिया मिलेगा और उससे हमें कार्य मिलेगा। तो हमारे पास जब भी fx वक्र होगा तो उसका क्षेत्रफल हमें कार्य देगा। तो एक बार जल्दी से सभी चीजें कर कर बताएंगे। यहां पर x बराबर 1 सेंटीमीटर से x बराबर 5 सेंटीमीटर के बीच में क्या आएगा एरिया। तो सर ये रहा 1, ये रहा 5, तो ये वाला पूरा एरिया है हमें निकालना, ये वाला पूरा एरिया है हमें निकालना। तो इसको आप टुकड़ों में बांट सकते, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इन टुकड़ों में बांटो और जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताना है सभी को क्या आएगा आंसर। क्या आएगा 0, 20। कैसे करेंगे देखो भाई, तो यहां पर 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य कार्य कितना होगा, सिर्फ होगा 1 इंटू 10। अच्छा, फिर 2 से 3 के मध्य कितना होगा, 1 इंटू 20। अच्छा, 3 से 4 के मध्य कितना होगा, 1 इंटू -20, ये होगा 1 इंटू 20। तो देखो इसका क्षेत्रफल आया, चाहो तो अलग से लिख भी देते हैं हम क्षेत्रफल। 1 से x बराबर 1 से 2 के मध्य कार्य जो है वो कितना आया, वो आएगा सर 1 इंटू 10 या 10 जूल आएगा। फिर 2 मीटर से 3 मीटर के मध्य कितना आएगा सर, 2 से 3 मीटर में कार्य जो होगा वो 20 जूल हो जाएगा। 3 मीटर से 4 मीटर के मध्य कार्य जो होगा, 3 मीटर से 4 मीटर के मध्य कार्य जो होगा वह -20 जूल होगा। और इसी प्रकार से 4 मीटर से 5 मीटर के मध्य कार्य जो होगा वह +10 जूल होगा। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा सर, 20 + 20 0 हो जाएगा, -20 + 20 0 हो गया, और 10 और 10 20 जूल हो जाएगा। तो 20 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, वैसे जूल नहीं आएगा आंसर में, यहां पर अर्ग आएगा। यहां पर क्वेश्चन में सारे यूनिट जो है वो अर्ग में रहने चाहिए। अर्ग क्या था सर, अर्ग तो जो था वो सीजीएस मात्रक था। कौन सा मात्रक था, सीजीएस मात्रक था। तो अगर यह सीजीएस मात्रक था और यहां पर जो भी दूरियां थी वह सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहां पर और बल जो था वो डायन में दिया गया था, तो इसी वजह से क्या होगा सर, आंसर जो होगा वह आंसर अर्ग में आएगा। अर्ग मतलब कि सीजीएस मात्रक होगा ऊर्जा का। तो 20 अर्ग इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम एक और जोरदार सवाल की तरफ। एक और जोरदार सवाल कह रहा है हमें कि 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु का त्वरण चित्र में दर्शाया गया है, जो x अक्ष के अनुदिश विराम अवस्था से गति करती है। x बराबर 0 से x बराबर 9 मीटर तक इस पर परिवर्तीय बल कार्य करता है। जब वस्तु x बराबर 4 मीटर तथा x बराबर 7 मीटर पर पहुंचती है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्रमशः क्या होगा। कब बताना है, 4 मीटर और 7 मीटर पर। तो कैसे बताएंगे, यहां पर कैसे बताएंगे सर, 4 मीटर कहां है, यह रहा ग्राफ, यह रहा 0, यह रहा 4। तो 0 से 4 तक का निकालना है हमें क्षेत्रफल। क्या करना है, क्षेत्रफल। फिर 7 कहां है सर, ये रहा 7, फिर ये वाला क्षेत्रफल निकालना है।
लेकिन सर क्षेत्रफल क्यों निकालूं मैं? मेरे पास क्या fx वक्र दिया है? नहीं, मेरे पास fx वक्र नहीं है। तो fx वक्र का सर आपने तो समझा हमें fx वक्र का क्षेत्रफल कार्य देता है। तो यहां पर तो हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल है या कौन सा ग्राफ है? हमारे पास a और x के मध्य ग्राफ है। तो कैसे करेंगे? इसके भी क्षेत्रफल से काम चल जाएगा क्या? आओ देखते हैं, समझते हैं पहले कंसेप्ट को। तो यहां पर हमारे पास पता है हमें कार्य जो होता है इंटीग्रेशन f dx के बराबर। क्या होता है? f dx के बराबर। अब यहां पर f क्या होगा? हाँ, होमवर्क में था इस प्रकार का सवाल। तो यहां पर f क्या होगा? f बराबर होता है ma dx। अच्छा सर, क्या वस्तु का द्रव्यमान नियत है? बिल्कुल सर, द्रव्यमान दिया गया है 2 किलो। द्रव्यमान कितना गया है? 2 किलो। तो यहां पर m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन a dx हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ax ग्राफ का क्षेत्रफल इंटू द्रव्यमान कर दूं तो कार्य आ जाएगा? पहले तो ये बताओ कितनों को ये बात चमकी? कितनों को ये बात चमकी कि सर अगर मैं यहां पर ax ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूं, उसमें इंटू द्रव्यमान कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसमें इंटू द्रव्यमान कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या मेरे पास एक्स ही ग्राफ है? हाँ सर, मेरे पास एक्स ग्राफ ही है। तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो कहां से कहां तक? पहले उसने बोला 0 से 4 मीटर, फिर बोला है 0 से 7 मीटर। आया मजा जिंदगी का? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इंटीग्रेशन, ये f dx था, तो f बराबर ma लिखा, m को बाहर रख दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन a dx। क्या हो गया? इंटीग्रेशन a dx। क्लियर है मामला? आई बात समझ में सभी को? चलिए, तो अब हमें x ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो x ग्राफ का क्षेत्रफल 0 से 4 तक कितना आएगा? क्या आएगा 0 से 4 का क्षेत्रफल? तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। ये आप इसको ऐसा कर लो, या तो एक त्रिभुज मानो, इसको आप एक त्रिभुज मान लो, फिर एक आयताकार मान लो और कर लो, या एक पूरा का पूरा समांतर चतुर्भुज या ट्रेपेजियम भी मानकर मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। जो आप बोलोगे वैसा कर लेंगे हम। क्या हम इसे एक त्रिभुज और एक आयताकार मानकर करें? चलिए कोई बात नहीं, त्रिभुज और आयताकार मानकर कर लेते हैं। तो हमने बोला कि सर यहां पर इसका क्षेत्रफल, एरो बना कर लिख देते, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, आप चाहो तो इसे A1 बोल दो, इसका एरिया A1। तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी, इसका एरिया A2 बोल दिया हमने, तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 6, या हो जाएगा 3। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी होगी? A2 की वैल्यू होगी सर यहां से 1 से 4, मतलब 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 कितना हो गया सर? 3 इंटू 6 18 हो गया। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो जाएगा 3 + 18, मतलब कितना हो गया? मतलब यहां पर हो गया सर 21 आंसर आ गया। क्या 21 जूल मेरा आंसर है? मेरे पास 21 जूल भी ऑप्शन में। क्या 21 जूल मेरा आंसर है? नहीं सर, ये अभी हमने क्या निकाला? ये हमने a dx का इंटीग्रेशन निकाला है, मतलब ये जो टोटल आया वो इंटीग्रेशन a dx आया है। तो मेरा जो पहला वाला पार्ट है 0 से 4 मीटर, 0 से 4 मीटर में, 0 से 4 मीटर में, तो 0 से 4 मीटर में क्या होगा सर? ये वैल्यू आ चुकी है, इंटू द्रव्यमान कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? यहां पर जो कार्य आ जाएगा वो हो जाएगा सर, कितना होएगा? वो हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है मेरे पास? 2 किलो। 2 इंटू 21, या हो जाएगा 42 जूल। क्या हो जाएगा? 42 जूल कार्य आ जाएगा। तो ये मेरा पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। क्या सॉल्व हुआ है? पार्ट 1 सॉल्व हो गया। कितना आया? यहां पर यह आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पे 42 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरे वाले का निकालना है, दूसरे वाले का। तो अब निकालना है 7 मीटर तक पहुंचने पर। तो 7 मीटर तक पहुंचेगा तो 0 से 7 का आंसर निकालना है ना। देखो यहां पर इसकी भावनाओं को समझो। जब वस्तु x बराबर 4 मीटर तथा x बराबर 7 मीटर पर पहुंचती है, तो x बराबर 7 मीटर पर पहुंचेगी तो अब क्या होगा सर? सर यहां पर अब पहले तो खुद बताओ,
देखो दो तरीके, या तो आप सॉल्व करो, मजदूरी करो आगे, या तुरंत कॉमन सेंस से सोच लो कि सर 7 मीटर कहां आएगा, सर 7 मीटर यहां पर आएगा, तो ये वाला क्षेत्रफल तो पॉजिटिव आया, ये वाला क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, तो आंसर जो होगा वो 42 से, टोटल आंसर 42 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। खुद का दिमाग लगाकर बता, खुद का दिमाग लगाकर बता कि सर यहां पर एसपी स्टार से हम कर सकते हैं 42 से ज्यादा आएगा या 42 से कम आएगा, क्या आंसर होना चाहिए, तीसरा या दूसरा, तीसरा या चौथा, कम या ज्यादा। सर नीचे वाला एरिया जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कम, मतलब कि आंसर जो होगा वो फोर्थ वाला होना चाहिए। एक बार आप बोलो तो मैं सॉल्व भी कर देता हूं, लेकिन ये इतना स्टार हमारे दिमाग में चमकना चाहिए। एक बार सर सॉल्व भी कर दो, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। चलो तो ये बताओ भाई, ये यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया A3 होगा, और A3 का एरिया जो होगा वो A1, देखिए A3 और A1 एक दूसरे के बराबर है, अरे बराबर है ना, 0 से 1, ये 4 से 5 आया, हाइट सेम है दोनों की, तो यहां पर A3 का एरिया भी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से A4 किसे बोल रहा हूं मैं नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसे A4 बोल देता हूं, और ये वाला जो बचेगा इसे हम A5 बोल देते हैं। तो A4 का एरिया जो होगा वो -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। आई बात समझ में। और इसी प्रकार से A5 का एरिया कितना आएगा, तो सर A5 का एरिया आ जाएगा ये 6 से 7, 1 × 6, और यह भी नेगेटिव में आएगा, तो हो जाएगा -6। तो फाइनल एरिया, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, तो सर अगर मैं टोटल एरिया देखूंगा, मैं देख रहा हूं अब सेकंड वाले पार्ट के लिए, तो 0 से 7 मीटर में क्या हुआ है कार्यक्रम, तो सर ये होगा 3 + 18 + 3 -3 -6 तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा सर 3, ये 3 से 3 कट गया, 18 में से 21 में से 6 माइनस करना है कुल मिलाकर। मैं क्या बोल सकता हूं, 21 में से 6 माइनस करना, तो 15 आया। तो 15 क्या आया है, इंटीग्रेशन ADX आया है। तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा सर द्रव्यमान m × इंटीग्रेशन ADX, या हो जाएगा द्रव्यमान 2 × 15 या 30 जूल। कितने चीतों को ये बात जोरों से है चमकी, 42, 42 और 30। आया समझ में, क्लियर है मामला, ठीक है कहानी, मजा आ गया जिंदगी का। चलिए A3 क्या होगा बेटा, A3 यही आएगा ना, A3 क्या है, 4 से 5 जाना है। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही तो बने हुए, मैं बार बार क्यों निकालू, मजदूर है क्या तू। यहां पर ये A1 है, तो A1 होगा ½ × 1 × 6, तो 1 × 6, यहां पर भी होगा ½ आधार 1, ये 4 से 5, तो ये दूरी होगी 1 और लंब है 6, तो वही आंसर आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है मामला, चलो अब आगे बढ़ते हैं है ना। और इसी प्रकार से A5 क्या है बेटा, A5 है 6 से 7 × -6, तो 6 से 7 गया तो एक ये एक इकाई ये हो गया, 6 ये हो गया, तो यहां पर आंसर आ गया 1 × 6। माइनस क्यों करा, क्योंकि नीचे है, नेगेटिव में है। ओके आगे है, बढ़ते हैं अब एक बार हम आगे बढ़कर पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, ऊर्जा क्या होती है, हाँ से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। ऊर्जा क्या होती है, हाँ भाई ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा बिल्कुल बेसिक सी बात, हम बचपन से पढ़ते आ रहे सर ऊर्जा के बारे में, है ना, और ये वैसे क्लास 9 में भी पढ़ते हैं कि कार्य, किसी भी बल की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, ऊर्जा या एनर्जी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता,
कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मतलब अगर हमारे पास कहीं भी कार्य हो रहा है तो उससे वो जो कार्य हुआ उससे क्या उत्पन्न हुआ, उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई। मान के चलो हमारे पास है ना, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने एक बॉल को उठाकर ऊपर रखा, एक बॉल को उठाकर हमने ऊपर रखा, तो अगर एक बॉल को उठाकर हमने ऊपर रखा तो उस कंडीशन में हमने उस पर कार्य किया, उस कंडीशन में हमने उस पर कार्य किया। तो अगर उस कंडीशन में हमने उस पर कार्य किया तो कार्य करने से क्या हुआ सर वो बॉल ऊपर चल गई, तो उसके पास ऊर्जा आ गई, और इस ऊर्जा को बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। हमने एक पत्थर पे बल लगाया, उसे फेंक दिया, तो बल लगाकर मैंने उसे फेंक दिया, अगर तो फेंका तो मेरे बल ने उस पे कार्य किया, और ये कार्य किस ऊर्जा के रूप में चले गया, गतिज ऊर्जा के रूप में चले गया। ठीक है, तो यह ऊर्जा के रूप में जाता है। अच्छा, अब इसी प्रकार से क्या सर हमारे पास क्या यही दो होती है? नहीं, हमारे पास भिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। इस दुनिया में जो भी तुम सोच सकते हो हर एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। तो हर कुछ इस दुनिया में पॉसिबल ही क्यों हो पा रहा है? ऊर्जा की मदद से, ऊर्जा के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और ऊर्जा की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना। जैसे प्रकाश ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी होती है, इसके अलावा जैसे अभी हमने बोला गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये सब यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा होती है। अब इसमें से पढ़ना कौन कौन सी है? तो यहां पर हमें जो पढ़ना है, ये चैप्टर में जो पढ़ना है और जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, हम केवल और केवल यांत्रिक ऊर्जा पर चर्चा करने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा या हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अलावा और किसी प्रकार की ऊर्जा पर चर्चा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऊर्जा क्या है? कार्य है। ऊर्जा किसकी वजह से आ रही है? कार्य की वजह से आ रही है। अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हम उससे कार्य ले सकते हैं। तो यहां पर जो मात्रक, विमा, सब कुछ जो होगा वह हमारे पास क्या होगा? वह हमारे पास इसका जो मात्रक होगा वह जूल होगा, है ना। यह ऐसा ही मात्रक हो गया। अन्य मात्रक इसके अर्ग होंगे, कैलोरी होगा, ये सब कुछ मैंने आपको लिखवाया था 2 दिन पहले, है ना। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ईवी होगा, या किलोवाट आर होगा, ये सारे मात्रक हम लिख चुके हैं। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा जो होगी वह हम बोल सकते हैं Ml2T-2, क्योंकि ये किससे आ रही है? कार्य से ही आ रही है। तो इसका मात्रक और विमा समान ही होगी। अच्छा, किसके जैसे? कार्य के जैसे। अब हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या बोला मैंने आपको? हमें पढ़ना है केवल और केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो अभी हम फिजिक्स का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? हम फिजिक्स का यांत्रिकी का भाग पढ़ रहे हैं, है ना। यांत्रिकी या मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसे? मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैकेनिकल एनर्जी आती किस से? तो ये हो सकती है हमारे पास 2 प्रकार की ऊर्जा। एक हो सकती है गतिज ऊर्जा और एक हो सकती है स्थितिज ऊर्जा। या गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये सब कुछ है ना, बहुत छोटी सी बातें ये क्लास 9th में पढ़ते हैं। चंद्रयान की ऊर्जा से चांद तक पहुंचा, किस ऊर्जा? हाँ, ऊर्जा की वजह से ही पहुंचा, बिल्कुल, है ना। हमने उसे ऊर्जा दी, हमने उसमें इंजन लगाया था, इंजन ने फ्यूल या हम बोल सकते हैं कि उसने ईंधन का उपयोग किया। तो ईंधन के पास क्या है? केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी को उसने हीट एनर्जी में बदला, जिसकी वजह से उसने गतिज ऊर्जा पाई, और इस गतिज ऊर्जा से वो पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा
है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह बड़ी 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 और वह पृथ्वी से बाहर निकल गया, है ना। तो पृथ्वी से बाहर निकला और उसके बाद में चंद्रयान तक पहुंच गया, तो वहां भी ऊर्जा ही है, हर जगह ऊर्जा ही होगी। अभी वो चंद्रयान जो है वो अगर चंद्रमा पर है तो उसे चलने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहां से, बैटरी लगा के भेजा, हाँ, लेकिन वो बैटरी चार्ज कहां से होगी, वो होगी सोलार से, है ना, या सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। और सूर्य की जो प्रकाश किरणें आएंगी उससे वो चार्ज होगा और चलेगा वहां पर, है ना, अब वहीं पर ही घूमता रहेगा। तो यह सब कुछ क्या है, ऊर्जा का ही खेल है इस दुनिया में। तो अब यहां पर यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो दो ऊर्जाएं होती है हमारे पास, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। अब हमारे जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है। जनरेटर, हाँ, ये जनरेटर एक्चुअल में क्या करता है, जनरेटर में इंजन लगा हुआ होता है एक छोटा सा, तो जो हमारी गाड़ियों में होता है ना वो भी एक इंजन ही होता है। तो वो उसमें पेट्रोल डालते तो पेट्रोल फिर से क्या होता है, करता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी एक तरीके से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वह केमिकल एनर्जी से पहले एक शाफ्ट को घुमाता है और वो शाफ्ट जो वो यांत्रिक ऊर्जा या एक तरीके से गतिज ऊर्जा होती है उसके पास, और उस गतिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल लेता है। तो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है, ये हम क्लास 12 के एक चैप्टर में जाकर सीखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। या हम उसमें समझेंगे कि कैसे गतिज ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। ये भी हम क्लास 12 में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें बस बेसिक सी बात करनी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी या हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वगैरह सब कुछ, है ना। इनके जितने भी फॉर्मूले वगैरह हम बनाएंगे सब किससे मिलकर बनने वाले हैं, सारे फॉर्मूले जो है वो कार्य के सूत्र से ही बनते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे अब हम, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से जुड़ी बहुत सारी बातें। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से जुड़ी बहुत सारी बातें, या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसे चिन्हित किससे करते हैं, इसे कुछ लोग के से चिन्हित करते हैं, के, या कुछ लोग ई के नीचे ई से भी लिख देते, उसके नीचे छोटा सा के लगा देते, ताकि ये पता चल जाए कि ऊर्जा ऊर्जा को हम किससे चिन्हित करते हैं, ऊर्जा को हम ई से चिन्हित करते हैं। तो इसके नीचे छोटा सा के लगा दिया, मतलब ये क्या है, गतिज ऊर्जा, ये के ई भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा एकदम आसान सी बात, कि जब भी वस्तु गति करती है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें, है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे हम, वस्तु की ऊर्जा के कारण वस्तु की गति के कारण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है, हाँ भाई।
अब यहां पर अगर इसके पास गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन सकता है? अच्छा, इसके मात्रक और विमा क्या होगी? फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, इसके मात्रक और विमा सेम होंगी जो कार्य की होंगी और जो ऊर्जा के लिए हमने लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो अब हमने मान के चलो हमारे पास एक वस्तु थी, इस वस्तु पर हमने एक बल लगाया, F बल, जिसके कारण इसके पास v वेग आ गया। जिसके कारण क्या हो गया? इसके पास v वेग आ गया। तो बल लगाने के कारण v वेग आ गया। तो जब मैंने इसमें बल लगाया तो इसका वेग v आ गया। क्या मैंने इसमें कार्य किया? बिल्कुल। तो क्या मैं आपको एक छोटा सा 1-2 लाइन का डेरिवेशन बता देता हूं, बाकी आप मुझे पता है। हाँ भाई, पता तो है ना कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई है हमारे बीच में जिसको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी नहीं पता कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? कंस्टेंट मोशन नहीं आएगा टेस्ट में। टेस्ट में फिर से बता देता हूं आपको, टेस्ट का पेपर मैंने बता दिया है। तो टेस्ट में 36 सवाल जो होंगे, है ना, वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से आएंगे, जिसमें शक्ति नहीं आएगा, कार्य और ऊर्जा पर सवाल आएंगे मैक्सिमम। फिर उसके बाद में थोड़े बहुत सवाल जो होंगे वह सवाल जो हमने गति के नियम पढ़ा था उससे आएंगे, और 3-4 सवाल छाट के कुछ नए जोरदार सवाल जो है वह आपके द्विविमीय गति में भी केवल प्रक्षेप गति के आएंगे, आपेक्षित गति के नहीं आएंगे। हाँ, हाफ mv² गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो कैसे बनता है? हमारे पास कार्य जो होता है इंटीग्रेशन f dx। अच्छा सर, अब f को लिख सकते हैं हम ma के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं? ma के बराबर। ओके सर। अब a त्वरण, अगर मैं बल लगा रहा हूं क्या त्वरण होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर मेरा बल नियत नहीं है तो त्वरण भी अनियत होगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूं? उस कंडीशन में मैं लिख सकता हूं यहां पे कि सर जो त्वरण होगा वो हो सकता है v dv बटे में dx। आय हाय 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 हाय, उड़ गए तो उड़ गयो तो उड़ गयो। हाँ भाई, कितनों को याद है? त्वरण को ऐसा भी लिख सकते हैं v dv बटा dx। नहीं उड़ियो? चलो, नहीं उड़े। तो यहां पर इस dx से dx कट गया, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कार्य जो होगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन तो चलने तो साथ में, तो ये हो जाएगा m इंटीग्रेशन v dv, या इंटीग्रेशन करके इसे हम v² बटे में 2 लिख सकते हैं, या इसे हम हाफ mv² लिख सकते हैं। और यही कार्य जो होगा वही गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। वैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है, जिसे हम आगे चलकर देखने वाले हैं। एक बार मैं झलक दिखला देता हूं, बाकी स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा आपको आगे चलकर। बाकी क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जब मैंने बल लगाया तो बल लगाने से पहले प्रारंभिक ऊर्जा जो है वह u है, और जब तक मैंने बल लगाया तब तक ऊर्जा जो है वह v। जब मैंने बल लगाया तो उसके कारण बल लगाने से पहले जो वेग था वो u था, और बल लगाने के बाद में जो वेग हो गया वह v बन गया। तो एक्चुअल में जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर होगा कार्य बराबर होगा हाफ mv² तो मिला मुझे, लेकिन इसमें प्रारंभिक u और अंतिम v लिखेंगे तो यहां पर लिखना चाहिए हमें हाफ mv² माइनस u²। यह कार्य होगा, और यही एक्चुअल में हाफ mv² माइनस हाफ mu² या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हम लिख सकते हैं इसे। यह कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है, जिसपे आगे चलकर हम सवाल वगैरह भी करने वाले हैं। बाकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। कार्य ऊर्जा में परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि पहले कितना वेग था, अब कितना हो गया। तो मान के चलो जब तुमने इसे देखा तो इसका वेग u था, और थोड़ी देर बाद जब इसमें विस्थापन हुआ या आगे बढ़ गया तो इसका वेग अब v हो गया। तो प्रारंभिक u, अंतिम v, तो परिवर्तन तो फाइनल माइनस इनिशियल जो करेंगे वही कार्य के बराबर आएगा, वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? हाँ, अरे यार ये डेरिवेशन है क्या यार? कोई एक लाइन तो लिखी हुई, त्वरण को लिखा हुआ v dv बटा dx, v से v कट गया, v² बटा दो। ये क्या डेरिवेशन है क्या? चलिए, तो अब ये गतिज ऊर्जा से रिलेटेड बेसिक सी बातें हमें पता चल गई। लिख लिया सभी ने?
लिख लिया सभी ने? अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। देखो, अब हमारे पास एक और मजेदार सी बात पता चल गई मुझे कि अगर मुझसे कार्य पूछा तो मैं गतिज ऊर्जा भी बता सकता हूं। तो ऐसे कुछ सवाल थे होमवर्क में, ऐसे कुछ सवाल थे होमवर्क में, जैसे ये वाला सवाल था जो काफी सारे बच्चों को परेशान कर रहा था कि सर हमारे पास ये x दिया हुआ था और इसमें कार्य पूछा गया था। तो मैं चाहता, तो प्रथम 4 सेकंड में कार्य पूछा था, तो मैं चाहता तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, उससे वेग आ जाएगा, और वेग या हाफ mv² कर दूंगा मैं, तो उससे गतिज ऊर्जा आएगी, और गतिज ऊर्जा जो है वही कार्य होगी। तो हमें एक्चुअल में देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे वो मूर्ख बनाता है, कैसे कैसे वो मूर्ख बनाता है। अभी जो पीछे हमने सवाल करे या जो हमने ग्राफ वाले भी सवाल करे, उसमें अभी हम तो भले आदमी थे, हमने यहां पे लिखा कार्य ज्ञात कीजिए, हमने लिखा कि यहां पर कार्य ज्ञात कीजिए, लेकिन कार्य की जगह बहुत बार गतिज ऊर्जा लिख देगा। क्या लिख देगा? गतिज ऊर्जा। तो आपको घबराना नहीं है, ज्ञात क्या जो आसान दिखे, हाफ mv² दिख रहा, हाफ mv² लगा दे, या इसके अलावा गतिज ऊर्जा, हाफ mv² गतिज ऊर्जा दिख रहा, गतिज ऊर्जा निकाल दे, वही कार्य होगा। नहीं दिख रहा तो कार्य निकाल दे सीधे वाले फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन f dx से, या f इंटू x s विस्थापन करके, वो भी गतिज ऊर्जा होगी। जहां से आपको आसान लगे वही निकालो, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। इन दोनों ने मिलकर एक ही गाना गाया। कौन सा? आज से जो मेरा था सब कुछ वो तेरा हो गया। देखो भाई, कौन सा गाना था रे भाई? मेरा फोन का नंबर आज से तेरा हो गया। यार मैं गाने वाने थोड़ा याद नहीं रहते। चलो देखो, बताऊंगा तो कल याद करके आऊंगा मैं गाना, अभी यहां पर पढ़ लो। याद है क्या किसी को? हाँ, अक्षय कुमार वाला, बिल्कुल। हाँ, आज से तेरा घर मेरा हो गया, बिजली का बिल भी आज से तेरा जो था वो मेरा हो गया। हाँ, आज से सारी तेरी गलियां मेरी हो गई। देखो, तो आज से सारा कार्य गतिज ऊर्जा का हो गया, और सारी गतिज ऊर्जा कार्य की हो गई। बस अब क्या लिरिक्स लिख के दोगे? हाँ, पिन कोड का नंबर भी, बिल्कुल। आज से तेरे पिन कोड का नंबर मेरा हो गया, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² हो गया। देखो, तो यहां पर हाफ mv² को अब हम और क्या क्या लिख सकते हैं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होना चाहिए। हाँ, मूवी भाई साहब, इतना यहां फिजिक्स के फॉर्मूले और बायोलॉजी की चीजें याद कर ले, इसको मूवी का नाम भी याद है। एक ने तो गायक का नाम भी लिख दिया, गायक संगीतकार का भी नाम लिख दिया। आकाशवाणी में नौकरी लगवा दूं मैं तुम्हारी? हाँ भाई, आकाशवाणी में नौकरी लगवा दे तुम्हारी, उसमें फिर अनाउंसमेंट करते रहना, चिंटू, गोलू, बबलू और पिंटू के लिए प्रस्तुत है एक गाना, जिसे गाया है और जिसके बोल लिखे गए हैं डैश डैश द्वारा। देखो, तो यहां पर आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है गतिज ऊर्जा हाफ mv²। तो हाफ mv² में अब हमें क्या निकालना है? यहां पर हमें यहां पर एक दो और छोटी छोटी सी बातें करनी है। जैसे अगर हम यहां पर चाहे तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, P बराबर mv। क्या पता है? P बराबर mv। तो इसका उपयोग करके मैं गतिज ऊर्जा का एक और बहुत ही जोरदार कार्यक्रम सेट कर सकता हूं। हाफ, देखो मैंने क्या किया, इसमें mv² बटे में 2 था, तो इसमें m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ताकि mv का पूरे का स्क्वायर बन जाए। ये कटकर वही बनेगा, लेकिन मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं p² बटे में 2m। p क्या है रे बाबा वैसे तो? हाँ भैया बताओ, p क्या है? p क्या है? p है समवेग। p क्या है? समवेग। तो यहां पर गतिज ऊर्जा जो होती है वो p² बटे में 2m होती है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के यदि संवेग नियत हो तो, संवेग नियत हो तो। अब यहां पर हम चाहे तो इसी फॉर्मूले में गीली गीली छू करके 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो गतिज ऊर्जा इंटू 2m बराबर होगा p स्क्वायर के, या इस पे वर्गमूल आ जाएगा, तो यह ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। संवेग बराबर होगा गतिज ऊर्जा इंटू 2m का रूट, गतिज ऊर्जा इंटू 2m का रूट संवेग के बराबर होगा। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राफ पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? ग्राफ। कैसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं? हमसे पूछ सकता है गतिज ऊर्जा और वेग, या गतिज ऊर्जा और चाल के मध्य ग्राफ। चाल के बोलूंगा क्योंकि अब स्क्वायर हो चुका है वहां पे, तो गतिज ऊर्जा और v के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बता सकता है? गतिज ऊर्जा और v के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? गतिज ऊर्जा और v के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? m नीचे कैसे आ गया बेटा? क्या चाहता है? भारत देश ऊपर जा रहा है, चंद्रयान ऊपर जा रहा है, और तू नीचे कैसे आ रहा है? यहां बोला मैंने m का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक m से m, ये पूरे पे स्क्वायर लगा, m इंटू वी के पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने एक भी स्टेप नहीं छोड़ता हूं। क्योंकि हमारे बीच में बिल्कुल ही कुछ बच्चे तो अभी वजन तोल रहे थे आंगनबाड़ी में और उठकर यहां आ गए। देख यहां पर ये m, ये ऐसा कर सकता हूं मैं, m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कि m से m कट के फिर से गतिज ऊर्जा बन जाएगा, और इसे मैंने लिख दिया हाफ m इंटू वी का पूरे का स्क्वायर बटे में m। क्यों? क्योंकि मेरे को संवेग बनाना था उसे। हाँ भाई, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। क्यों बोला? क्योंकि यहां पर सर गतिज ऊर्जा जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, या हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर मतलब कि वी से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा, वी से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। अच्छा सर, और क्या हो सकता है यहां पर? और क्या पूछ सकते हैं? देखो भाई, अच्छा ये जो बच्चा ये पूछ रहा था ना अभी, वो सवाल का जवाब मत देना, मैं नहीं चाहता कि तू इस सवाल का जवाब दे। कौन से सवाल का? ये वाला सवाल, कि अगर यहां पर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा जो है और v स्क्वायर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? गतिज ऊर्जा और v स्क्वायर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? गतिज ऊर्जा और v स्क्वायर के मध्य कैसे ग्राफ बनेगा? v से दूर भागता हुआ परवल है। गतिज ऊर्जा और v स्क्वायर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बहुत ही बढ़िया निकिता, मंजीत वर्मा, सुहानी, आरजे रावण, अरे वाह बेटे, अदिति। हाँ, ये वो बच्चों के नाम है, ऐसे और भी बहुत सारे थे जो एम्स दिल्ली तक जा रहे हैं। क्या पूछा सवाल में? गतिज ऊर्जा और v स्क्वायर के मध्य ग्राफ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैंने x अक्ष पर v स्क्वायर रख दिया और यहां पर यह v रख दिया, तो ये हो गया हाफ m। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो x और y एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन बनेगा, सीधी लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर v का स्क्वायर है ना, यहां पे x अक्ष पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा? अब देखो, अभी पहले वाले में क्या था? यह मेरे y अक्ष पे था, हाफ m ऐसा कैसा था, और ये x अक्ष पे मेरा v था, तो इसका स्क्वायर लगाना था। तो y और x स्क्वायर के मध्य ग्राफ पैराबोला, y और x के मध्य ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और बताओ, अगर मैंने यहां पे ग्राफ बनाना चाहा, और ग्राफ बनाते हैं कुछ, मैंने ग्राफ बनाना चाहिए, तो वैसे मैंने पहले जब प्रैक्टिस करवाए थे तब भी तुमको बताया था, गतिज ऊर्जा और p के मध्य ग्राफ, संवेग के मध्य ग्राफ, या संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ क्या बनेंगे? क्या बनेंगे ग्राफ? क्या बनेंगे ग्राफ? क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, क्या बनेगा ग्राफ? मैंने भी सीधा बोला था। अच्छा, लोधी अनुज राजपूत, हाँ, दोनों में v स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ में यहां पर v है और यहां पर v स्क्वायर। ग्राफ देखना बेटा, फॉर्मूले में तो दोनों में v स्क्वायर है।
तो यहां क्या होगा सर, यहां पर पी का स्क्वायर होता है, फॉर्मूले में पी का स्क्वायर होता है, तो ग्राफ क्या बनेगा, पी से दूर भागता हुआ, पी से दूर भागता हुआ। दोनों में भले ही परवलय बनेगा, लेकिन कहां दूर भागेगा किससे, वो अलग अलग है। इसी प्रकार से एक और ग्राफ बस देखने के लिए, कितनों को बातें चमक चुकी है। अगर मैं यहां पर बना रहा हूं ग्राफ, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं रूट काइनेटिक एनर्जी और संवेग के मध्य ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा, रूट काइनेटिक एनर्जी और संवेग के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। अच्छा, हमारे एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि सर आप हमेशा बोलते हैं ना रॉकेट साइंस तो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, आज रॉकेट साइंस का दिन था। बिल्कुल, आज जो हुआ वो रॉकेट साइंस थी। क्या बनेगा यहां पे, रूट काइनेटिक एनर्जी, वर्गमूल काइनेटिक एनर्जी, तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगा। बिल्कुल ही सही बात, जोरदार जवाब। कैसे बनाए मैंने फिर से बता देता हूं। यहां पर फॉर्मूला क्या है, ये रहा सर फॉर्मूला, अंडर रूट गतिज ऊर्जा इंटू 2m। इसको भी अलग अलग लिख देता हूं, रूट में वैसे है एक ही, लेकिन फिर भी समझने के लिए बस हमने अलग अलग कर दिया। ये पूरा मेरे पास y अक्ष पर है, अंडर रूट 2m, और ये मेरे पास पूरा x अक्ष पर है। तो y और x के दोनों के अधिकतम घात 1-1 है। 45 डिग्री के कोण पर नहीं बनेगा, रूट 2m की वैल्यू कितनी है उस पर निर्भर करता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, गतिज ऊर्जा पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, कुछ सवालों के रूप में ये चीजें अब हम करने वाले हैं। तो गतिज ऊर्जा पे मुझे उम्मीद है हाफ mv² वेग दे दूं, m दे दूं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ बढ़िया सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। AIPMT 2006 का सवाल है, काफी पुराना सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार के सवाल हमें आने चाहिए। क्या बोल रहा है सवाल हमसे पूछ रहा है कि एक 0.8 किलो द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 3 i कैप माइनस 4 j कैप है तथा अंतिम वेग माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप है, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है हमें, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा हाफ mv² माइनस u², फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब ये गतिज ऊर्जा या ऊर्जा कैसी राशि होती है, यहां पर ये जो सब कुछ हमने पढ़ा या सब कुछ देखा, इसमें ऊर्जा कैसी राशि है। तो ऊर्जा जो है सर वह अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है, इसका मतलब क्या हुआ, अदिश राशि है तो इसका मतलब यह हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि वह परिमाण पर निर्भर करेगी, दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अगर वेग निकालना है या वेग या हमें एक्चुअल में वैल्यू रखनी है, तो प्रारंभिक वेग सदिश रूप में दिया हुआ है 3 i कैप माइनस 4 j कैप। अगर हमें व्यू रखना तो यू का परिमाण रखना पड़ेगा, यह हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का त्रिभुज 50 बार कर लिया हमने, ये होगा 5 मीटर पर सेकंड। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का वर्गमूल। इसी प्रकार से अंतिम वेग v कितना दिया है मेरे प्यारे, ये दिया है सर माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप। अब यही खूबसूरती है गतिज ऊर्जा की, क्या कि ये i कैप में है, j कैप में कोई मतलब नहीं है उसे तो बस इतना पता करना है कि कितनी चाल से जा रहा है, दैट्स इट। तो कैसे पता करेंगे यहाँ पर, बेटा कल का होमवर्क आ चुका है, एक बार ऐप में चेक कर लो। तो यहाँ पर इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा सर अंडर रूट माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, या ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 4 या रूट 40। रूट 40 को क्या लिख सकते रे बाबू, बताओ कितना लिख सकता हूं इसे। तो सर 40 को हम देखो, इसमें से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, बस एक 2 ही बाहर आ पाएगा, तो देखो 2 रूट 10 मीटर पर सेकंड, या 2 को ये इसको हम 3.1 लिख लेते हैं लगभग। वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आंसर लाना चाह रहा हूं एग्जैक्ट, इसलिए मैंने लिख दिया। तो कितना हो गया है ये सर ये हो गया है 6.2। अच्छा वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे को रे बाबा, वेग यहां पर आ गया प्रारंभिक और अंतिम। क्यों निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो यहां पर इनका स्क्वायर भी करना है आगे चलकर। कहां स्क्वायर करेंगे सर जी, यहां
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में। कैसे? ये लिखा हुआ है हाफ इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान है 0.8, अंतिम वेग का वर्ग करना है। तो सर अंतिम वेग है √40 ओए होए 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 का वर्ग, तो वर्गमूल में आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह 5 का वर्ग, या हम सीधे सीधे 25 भी लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अच्छा इसको काट दूं क्या मैं, 4 हो जाएगा। तो जाएगा 0.4 इंटू 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 कितना होता है? बोल रे बाबा बोल, 40 माइनस 25 कितना होता है? 6 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स रिवाइज व्हाट वी डू। आ गया है होमवर्क, बिल्कुल। व्हाट वी डू हियर, यू हियर, वी हियर। ओके तो यू वी क्या करती, तो यहां पर सर, यहां पर ये आई कैप जे कैप में दिया, कोई मतलब नहीं, हमें तो परिमाण निकालना था, 5 मीटर पर सेकंड निकाल लिया। इसका परिमाण निकाला तो √40 आया, उसको मैंने खूबसूरत बना दिया थोड़ा, लेकिन हमें इस खूबसूरती का कोई काम नहीं था। ये 40 मीटर पर सेकंड से भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये अंतिम वेग है 40, तो हो जाएगा √40 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 40 माइनस 25, तो यहां पर आंसर आ गया 6 जूल। कितना आ गया? 6 जूल आ गया। हाँ, और यही वर्क भी है, यही वर्क भी। अगर आपसे पूछता कि यार मेरे पास एक गाड़ी है या एक द्रव्यमान है 0.8 किलो का, जिसका प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, अब बता इसमें इसका वेग परिवर्तन में कितना कार्य करना पड़ा होगा। वेग के परिवर्तन में किया गया कार्य, वेग इतना था उतना हो गया, तो वेग के परिवर्तन में किया गया कार्य, अरे सर मेरे तो पूरे तोते ही उड़ गए। नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा वही तो कार्य है। तो वेग में परिवर्तन जो होगा वही कार्य होगा, वेग में परिवर्तन जो होगा वही कार्य होगा, और यही गतिज ऊर्जा या कार्य ऊर्जा प्रमेय है। वहां पर 60 आएगा, कहां पर 60 आएगा, कहां पर 60 आएगा? 6 दिया हुआ है बेटा, माइनस 6 दिया हुआ है, तो 6 ही लिखेंगे वहां पर, 60 क्यों लिखेंगे? क्लियर है मामला? अच्छा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। √40 कैसे हुआ यार? ये कैसी मूर्खता भरी हरकत है, 36 और 4 को जोड़ेगा तो 40 नहीं आएगा क्या? कंपाउंडर बनेगा बड़ा होकर, देख यहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, इसका कोई यूज नहीं है। आप 40 भी लिख सकते हो, सीधे सीधे √40, √20 आएगा, √40 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो चल और कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, है ना। हम यहां पर आपको जो लास्ट मैंने बात बोली थी उसका जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो फिर से बता देता हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने थे, लेकिन आज चंद्रयान लॉन्च करवाया हमने, मतलब लैंड करवाया हमने। लास्ट में 60, लास्ट में 60 कैसे होगा? अच्छा 0.8 है द्रव्यमान, ये कहना चाहते हो आप लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आप लोगों को ये गणित आता है कि सर यहाँ पर 0.4 है, इंटू करना है हमें 15। ओके सर, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे बटे में 10 आ जाएगा। तो क्या 15 इंटू 4 60 होगा? बिल्कुल। बटे में 10 होगा? बिल्कुल। जीरो ने जीरो को मार दिया, वाह 60 तो नहीं आया, 60 तो नहीं आया। ठीक है, चलो। हाँ, एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे, है ना। इस पर हम सवाल हम एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास पर ही करने वाले हैं, और गतिज ऊर्जा पर भी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही अब करवाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा समय नहीं बचा है। यहां पर क्वेश्चन, ये एक और जो कंसेप्ट है जिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो छोटा सा कंसेप्ट होता है कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। यह एक्चुअल में वही बात होती है जो अभी हमने लिखकर बताई है। क्या लिखकर बताई है हमने बोला है कि किसी कण या वस्तु पर कार्यरत सभी बल, परिमाणी बल, सभी बल संरक्षी, असंरक्षी, बाह्य या आंतरिक। अच्छा, संरक्षी असंरक्षी का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको पिछली बार दिया था कि ऐसे बल या ऐसा क्षेत्र जहां पे किया गया कुल कार्य 0 होता है तो वह संरक्षी होते, जहां नहीं होता वह असंरक्षी होते। इसको अभी हम आगे वाले क्लासेस में जाकर पढ़ने वाले हैं। बाह्य बल, आंतरिक बल आपको समझता है ना। बाह्य बल मतलब जो हम लगा रहे, आंतरिक बल जैसे स्प्रिंग का बल हो गया, या हमारी गाड़ी में इंजन चालू होना, या हम किसी पे धक्का लगा रहे तो हमारा आंतरिक बल लगा रहे हैं उस पर।
तो यह आंतरिक बल और बाह्य बल है ना, संरक्षी या संरक्षी, बाह्य या आंतरिक बल, किसी के भी द्वारा कार्य जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। अतः सभी बलों द्वारा किया गया कार्य नेट गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है किसी भी पिंड के लिए। यह बात अभी आपको हल्के में लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन इस पर जब सवाल करेंगे तब हम इसमें और भी जोरदार तरीके से बातें कर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 सेकंड का समय दीजिए आप सभी लोग, कृपया करके मुझे, है ना, मुझे एक टारगेट मिला है, इसे लॉक कर दिया जाए। माउस नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, किस्मत अच्छी थी, माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा। क्या था टारगेट? एक बच्चा कम से कम 30 से 40 बार कमेंट कर चुका है कि सर -40 रूट का स्क्वायर 40 कैसे होगा। तो उसका चिंता ना करो, वो तो अभी मैं भी क्लास खत्म करके उसका नाम निकाल लूंगा और उसको लॉक कर दिया जाएगा, लॉक हमेशा के लिए। देखो तो यहां पर यह कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। एक्चुअल में ये जो हम पढ़ रहे थे ना, मंजित कुमार नाम, अरे बहुत बढ़िया बच्चे ने नाम बता दिया, ठीक है, थैंक यू। तो यहां पर कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इसका जो डेरिवेशन है वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कमेंट करते हैं ना ऐसे बच्चे, वो मुझे पता है कि या तो देख, मैं ईमानदारी वाली बात होता हूं, अगर तुझे सच में नहीं आता होता ना कि -40 का स्क्वायर सर क्या होता है, क्योंकि यू कांट फूल अ फिजिक्स टीचर। आप फिजिक्स वाले टीचर को नहीं मूर्ख बना सकते हो ना, अच्छे हमने उड़ाए हैं तुम्हारे जैसे। तो अगर तुम्हें सच में नहीं पता होता ना -40 का स्क्वायर कितना, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कमेंट करने की। मतलब तुम्हें पता है और तुम मजे ले रहे हो। अगर मैं मजे लेने पर आ गया ना, वैसे मैं तो ले लेता हूं बहुत बार, लेकिन अगर मैं वास्तविकता में मजे लेने पर आ गया ना, तो तुम्हारे ऐसे मजे हो जाएंगे कि फिर जिंदगी भर बस मजे ही चलते रह जाएंगे, और ये मजे फिर दुनिया तुम्हारी लेते रह जाएगी। मैं तो चले जाऊंगा थोड़े दिन बाद, ठीक है, फिर मैं तो टाटा बाय बाय बोल दूंगा, फिर तुम बचोगे और ये दुनिया। फिर जितने मजे तुम यहां ले रहे हो ना, उतने ही मजे दुनिया तुम्हारी लेगी, और ये दुनिया बहुत डैश है। कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। तो यहां पर यह फॉर्मूला जो बना वो ऑलरेडी मैंने आपको बनाकर भी बताया था, और ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, इससे हमारे बहुत सारी चीजें आसान भी हो सकती है। एक्चुअल में आपको एक और रियलिस्टिक फील दिलवाता हूं, एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं, एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं, है ना। एक्चुअल में जो हमने गति का तृतीय समीकरण लिखा है, गति के तृतीय समीकरण पर जो हम क्वेश्चन करते थे, वो वाले जो क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन भी एक्चुअल में इस समीकरण से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि गति का तृतीय समीकरण जो है ना, वो भी यही चीज है। जैसे देखो, गति का तृतीय समीकरण था v² बराबर u² + 2s। यह हमने नियत बल के लिए, नियत त्वरण के लिए लिखा था। यह हर प्रकार के बल और त्वरण के लिए होगा। जैसे यहां पर अगर मैं चौथे से लिख सकता हूं, v² - u² बराबर होगा 2as के। अच्छा, क्या मैं इस 2 को नीचे डिवाइड कर लूं तो हो जाएगा हाफ v² - u² बराबर होगा as के। अब आएगा तुम्हें फिजिक्स का मजा, और यही है फिजिक्स का जादू। अगर मैं इसमें दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v² - u² बराबर होगाmas के, ठीक है। द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन, यह तो कार्य है, और यह क्या लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। उरी बाबा, ई की सेम टू सेम है ना, इधर उधर कॉपी पेस्ट, बिल्कुल। तो जो सवाल हम वहां पर करते आए थे ना, वो सवाल यहां पे भी कर सकते हैं, और जो सवाल यहां कर रहे वाले वहां पर भी कर सकते हो, जो नियत त्वरण में होंगे, ठीक है। उड़ी बाबा, कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही होती यहां। तो अब ऐसे बहुत बार अब मैं आने वाले समय में आपको फिजिक्स की चीजें बताऊंगा कि अच्छा जो वहां पढ़ा तो वो तो यहां भी लग रहा है, ठीक है। और इसका यूज भी आगे होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो एक सवाल हमने करा था कि एक बंदूक की गोली जो है वो कुछ दूरी धंसती है या कुछ अंदर जाके उसका वेग u/3 हो जाता, तो बोला कि अब आगे कितना और जाए ताकि वो पूर्ण तरीके से रुक जाए। वो वाला क्वेश्चन हमने इससे किया, वो इससे भी कर सकते थे, सेम टू सेम, जो वहां वो यहां, सेम टू सेम मिला।
तो ये है इस पर बेस कंसेप्ट पे सवाल अब आने वाली क्लासेस में हम करने वाले हैं, है ना। जैसे एक सवाल आपको होमवर्क में दिया गया था, है ना, वाला सवाल जो है वह मैं आपको एक बार बता भी देता हूं, इसका मैं हिंट दे देता हूं, बाकी आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। क्या है, हमारे पास द्रव्यमान दिया होता है और ये एक समीकरण दिया होता है, ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क में भी था। तो आपको बताना होता है कि किया गया कार्य पूछता वो इस सवाल में, लेकिन आप गतिज ऊर्जा निकाल, अरे मेरे भाई गतिज ऊर्जा निकाल आसान है। अगर मैं चाहूं तो किसका अवकलन कर दूं, होमवर्क में ये सवाल ट्राई करना है। ये हो जाएगा 6 - 4t² या 4t हो जाएगा, यह वेग आ गया। अब हमें वेग में परिवर्तन या ½ mv² कर देंगे हम, तो यहां पे प्रारंभिक वेग कितना होगा, टाइम t = 0 रखेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और बोला प्रथम 2 सेकंड, तो अंतिम वेग हो जाएगा 6 - 4 × 2, या हो जाएगा ये -2 मीटर पर सेकंड। तो बस अब इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो ½ mv² कर लो, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही इसके बराबर होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है कहानी? तो एक बार होमवर्क के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप सभी, है ना। अगली क्लास में हम मिलेंगे। मुझे लगता है कल के जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे ना, जैसे ये वाला जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट जा रहा था, वो भी अब आप लोगों का हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। चलो, तो अगली क्लास में मिलते हैं, और हम इस पे कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस की करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।